हेलो बच्चों, आज हम करेंगे व्याकरण। ये हिंदी व्याकरण की बुक तुम सभी के पास होगी, नवनीत हिंदी सुलभ भारती व्याकरण और लेखन। तो इसमें हम आज करेंगे सबसे पहला पाठ, वर्णमाला का परिचय। अब यहाँ क्या दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। यानी कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं तो हमें उसके व्याकरण का यानी ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है। उसकी ग्रामर हमें पता होनी चाहिए, तो ही हमें वो भाषा आ सकती है। व्याकरण की शुरुआत उस भाषा की वर्णमाला और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करके करनी चाहिए। अब यहाँ पर दी गई हैं हिंदी वर्णमाला की कुछ मुख्य बातें। हिंदी वर्णमाला की मुख्य बातें। अब पहला है लिपि। लिपि यानी क्या? वर्णों यानी अक्षरों के स्वरूप यानी क्या? बनावट, यानी किस तरह से वो लिखे जाते हैं। हर एक भाषा के जो अक्षर होते हैं उनकी बनावट अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह से वो लिखे जाते हैं। तो जिस तरह से वो लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं उसकी बनावट या स्वरूप, या उनके लिखने का ढंग। लिखने का जो ढंग है उसे ही हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। यानी कोई भी अक्षर, किसी भी भाषा के जो अक्षर हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं, किस ढंग से लिखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मराठी भाषा की तरह हिंदी भाषा यानी मराठी भाषा की तरह हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि मराठी भाषा और हिंदी भाषा दोनों भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इन अक्षरों के लिखने की जो बनावट है, जो स्वरूप है, उसे हम कौन सी लिपि कहते हैं? देवनागरी लिपि। ठीक है। अब हम देखेंगे वर्णमाला के भाग, यानी कि वर्णमाला के कितने पार्ट हैं। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। अब पहला भाग है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है संयुक्त व्यंजन। अर्थात पहला भाग स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा संयुक्त व्यंजन। अब इसके बाद हम देखेंगे पहला भाग स्वर। पहला भाग स्वर। जिन वर्णों अर्थात जिन अक्षरों का उच्चारण यानी क्या? प्रोनाउंस करना। उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? टोटल 11 स्वर हैं। 11 स्वर। अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं? यहाँ दिए गए हैं। अ, आ,
ई, ई। अब छोटी ई को हम कैसे पढ़ते हैं? ई, और बड़ी ई को ई, ई, ई। ऊ, ऊ, री। ए, आई, ओ, औ। तो ये 11 क्या हैं? स्वर हैं। अब उसके नीचे जो लाइन है वो हम पढ़ेंगे, ये वाली। अ के ऊपर लगी हुई बिंदी, अ के ऊपर लगी हुई बिंदी, जैसे यहाँ ब्रैकेट में दिखाया गया है, अ के ऊपर बिंदी लगाकर दिखाई गई है, को अनुस्वार और अ के आगे लगी हुई 2 बिंदियों, यहाँ दिखाया गया है, अ के आगे 2 बिंदियां लगाई हैं, को विसर्ग कहते हैं। यानी अ के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अ के आगे जो बिंदी लगी होती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अ के ऊपर बिंदी लगाई है तो ये क्या है? अनुस्वार। और यहाँ पर अ के आगे जो 2 बिंदी लगाई गई हैं अ के पीछे, उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग। ये जो 2 बिंदियां हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। और यहाँ जो बिंदी है अ के ऊपर उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अब अम और अह के साथ हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। आया समझ में? ये ऊपर वाले 11 और अह को मिलाकर कुल 13 स्वर होते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण यानी क्या? प्रोनाउंसिएशन स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन है। यहाँ पर जो ये सब दिए गए हैं क, ख, ग, घ, ड, ये सब क्या हैं? व्यंजन हैं। ऊपर जो थे अ, आ, ई, वो क्या थे? स्वर। तो ये जो व्यंजन हैं, इन सभी व्यंजनों को जब हम बोलते हैं, इन अक्षरों को, तो हमें पीछे स्वर सुनाई देते हैं। तो बिना स्वर की सहायता के, बिना स्वरों के इन शब्द अक्षरों को हम नहीं बोल सकते, इनका उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, क, ख, ग वर्णमाला पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर ये सब क्या है? व्यंजन है। यहाँ दिया गया है क, ख, ग, घ, ड, फिर च, छ, ज, झ, ञ। फिर थर्ड लाइन ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़ और ढ, अढ़, अड़ और ढ। त, थ, द, ध, न। उसके बाद नेक्स्ट लाइन प, फ, ब, भ, म। फिर नेक्स्ट लाइन य, र, ल, व। नेक्स्ट लाइन श, स, स, ह, ळ। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब यहाँ पर हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। क्ष, यहाँ दिया गया है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। स्वतंत्र व्यंजन नहीं है,
इनमें से प्रत्येक व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है। जैसे आधक जमा श, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया? क्ष, यानी कि आधक और क्ष, इन दोनों को मिलाकर बन गया क्ष। फिर आधत जमा र, अब यहाँ पर त के नीचे एक लाइन है, उसे हम हलंत कहते हैं। जब त के नीचे ऐसी लाइन आ जाती है तो आधा त हो जाता है। वैसे ही क के नीचे भी लाइन है तो उसे हम आधा क पढ़ते हैं। तो आधा त और र जुड़कर क्या बन गया? त्र। फिर आधा ज जमा न्य मिलकर क्या बन गया? ज्ञ। मराठी में से न्य पढ़ते हो तुम लोग और हिंदी में से ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञ। और आधा श और र जुड़कर क्या बन गए? श्र। तो इसलिए क्योंकि ये जुड़कर बनते हैं तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें दी गई हैं। हिंदी भाषा में ड और ढ के नीचे बिंदी, बिंदी यानी क्या? नुक्ता। बिंदी को हम क्या कहते हैं? जब बिंदी आती है तो उसे नुक्ता कहते हैं, ऊपर जब आती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। लगाकर बिंदी वाले ड़ और ढ वर्णों का भी प्रयोग होता है। इनका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है। जिनके नीचे डॉट नहीं है, बिंदी नहीं, तो उसे हम ड और ढ पढ़ते हैं। जैसे कि डफली। और अब यहाँ पर पहला जो शब्द है उसमें तो ड के नीचे बिंदी नहीं है और दूसरा जो शब्द है वहाँ पर ड के नीचे बिंदी है। तो देखो जब हम पढ़ते हैं तो उच्चारण में अंतर है। पहला जब शब्द हम पढ़ेंगे तो उसमें ड कैसे पढ़ेंगे? डफली। और दूसरा जो शब्द है लड़की, तो ड को हमने कैसे पढ़ा? अड़, अड़, लड़की। अब वैसे ही अगला शब्द, अब यहाँ पर ढक्कन दिया है, ढक्कन शब्द है अगला शब्द। तो ढक्कन लिखते समय ढ के नीचे नुक्ता नहीं है तो हम सीधा सिंपल पढ़ते हैं ढक्कन। लेकिन दूसरा जो शब्द है गढ़, तो गढ़ पढ़ते समय ढ के नीचे नुक्ता है तो इसलिए अढ़ पढ़ा जाता है, गढ़, गढ़, गढ़। अब दूसरा क्या विशेष है? अन्य भाषाओं के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कभी कभी ड़ अक्षर का प्रयोग भी किया जाता है। वैसे तो हिंदी में ड़ नहीं होता, लेकिन दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं, नाम को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ जो शब्द हैं उन भाषाओं को वैसा का वैसा ही लिखने के लिए कहीं कहीं पर ड़ का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टिळक और तमिल। अब हम नेक्स्ट पेज निकालेंगे। अब यहाँ पर तुम्हारे बुक में नेक्स्ट पेज पर दिया गया है स्वाध्याय। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? वर्णमाला लिखो। तो तुमने क्या करना है? पेज नंबर 5 पर है ना तुम्हारी वर्णमाला, तुम्हारी जो बुक है अभी जो हमने पढ़ा वहाँ पर हमने देखा था, वहाँ पर वर्णमाला दी गई है। तो वहाँ से देखकर तुमने पूरी वर्णमाला यहाँ पर लिखनी है। अ आ इ क ख ग पूरा तो उतने ही बॉक्स हैं, वैसे ही तुमने कंप्लीट करना है। ठीक है, ये तुम्हारा काम है, तुमने ये अपने आप कंप्लीट करना, लिखना है बुक में पेंसिल से। ओके, किससे लिखोगे? पेंसिल से लिखो, अच्छी राइटिंग में। बुक में पेन से मत लिखो, बुक में पेंसिल से लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है? निम्नलिखित वर्णों में से स्वर अलग करके लिखो। अब यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, कुछ अक्षर दिए गए हैं। अब इन अक्षरों में स्वर कौन कौन से हैं वो हमने लिखने हैं, बाकी सबको नहीं लिखना है।
यहाँ पर हमने सारे जो ऊपर दिए वैसे के वैसे नहीं लिखने हैं। इन सब में स्वर कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। ये जो यहाँ दिए गए हैं उसमें लिखने हैं। अभी यहाँ पर स्वर कौन सा है, पीछे दिया है अ आ ये सब हमारे स्वर हैं। च तो नहीं है तो हम च को नहीं लिखेंगे। ऊ स्वर है तो उसको लिख देंगे। द भी स्वर नहीं है। अ स्वर है तो उसको लिखेंगे। श भी नहीं है। ई स्वर है तो वो लिखेंगे। घ भी नहीं है। फिर री स्वर है क्या, हाँ है, वो भी स्वर है, उसको भी लिखेंगे। स भी नहीं है। फिर ए है। तो जो हैं उनको हम लिखेंगे, जो नहीं है उन्हें नहीं लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वर्णों में से व्यंजन अलग करके लिखो। अब प्रश्न नंबर 2 में स्वर लिखने के लिए कहा था और प्रश्न नंबर 3 में हमें व्यंजन लिखने के लिए कहा गया है। तो ये जितने भी अक्षर हैं उनमें से व्यंजन कौन कौन से, क ख ग घ, वो सारे हमारे व्यंजन हैं। तो यहाँ से देखना है व्यंजन कौन से, उनको छांटना है और इसमें लिखना है। आ व्यंजन है क्या, नहीं, आ तो स्वर है तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे। फिर ग, ग व्यंजन है, हाँ व्यंजन है तो वो लिखा जाएगा। ओ व्यंजन है, नहीं है, ओ तो स्वर है तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। छ व्यंजन है तो उसको लिखेंगे हम। फिर ऊ क्या है, स्वर है तो वो तो हम नहीं लिखेंगे, हमको तो व्यंजन लिखना है यहाँ पर। तो प व्यंजन है उसको लिख देंगे। ई स्वर है तो वो नहीं लिखा जाएगा। ड़ व्यंजन है तो वो लिखेंगे। स्वर है तो वो नहीं लिखना है। ब व्यंजन है तो उसको लिखना है। ठीक है, ऐसे छांट कर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखो। अब यहाँ पर जो अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं वो यहाँ पर एक साथ दे दिए हैं। कुछ अक्षर दिए हैं, स्वर और व्यंजन दिए हैं, तो इनमें से जो स्वर हैं वो स्वर की लाइन में लिखो, जो व्यंजन है वो व्यंजन की लाइन में लिखो। ठीक है, तो ये तुमने कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 7 पर प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है, निम्नलिखित वर्णों में से संयुक्त व्यंजन अलग करके लिखो। अभी हमने पेज नंबर 5 पर पढ़ा है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, तो ये संयुक्त व्यंजन हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं वो तुमने छांट कर यहाँ पर लिखने हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं वो लिखोगे। क है क्या संयुक्त व्यंजन, नहीं है। त्र है क्या, है, तो त्र लिखेंगे। श है क्या संयुक्त व्यंजन, नहीं लिखना है उसको। क्ष संयुक्त व्यंजन है, यानी जुड़कर बना है तो उसको लिखा जाएगा। फिर ज्ञ संयुक्त व्यंजन है वो लिखा जाएगा। न्य संयुक्त व्यंजन नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। श्र संयुक्त व्यंजन है तो उसको लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, खाली जगह में ड़ ढ़ अक्षर लिखिए। नीचे पूरा शब्द फिर से लिखो। तो यहाँ पर 2 लाइन दी गई हैं। पहले एक मैंने करके दिखाया है, तो बीच में या तो जहाँ पर जो करेक्ट फिट होता है वो लिखना है। कहीं पर ड़ फिट होगा, कहीं पर ढ फिट होगा तो लिखना है। पढ़ना, तो यहाँ पर ढ फिट हो रहा है तो इसलिए ढ लिखा मैंने, पढ़ना। फिर स और क के बीच में क्या फिट होगा, ड़, सड़क, और सड़क है ना, तो ड़ आ जाएगा इधर, ये वाला। उसके बाद च और ना है तो उसके बीच में क्या आ सकता है, ढ़ आ सकता है, चढ़ना, है ना, चढ़ना। फिर लड़ना, ड आ जाएगा, लड़ना। फिर बढ़ना, बढ़ना, बढ़ना। अब जब फर्स्ट लाइन तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी तो वैसा का वैसा देखकर तुमने उसके नीचे कॉपी करके लिखना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, खाली जगहों में उचित वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो। तमिळ, तमिळ, ळ आ जाएगा, ळ। फिर टिळक, तिलक। पिछले पेज में हमने पढ़ा है तमिळ और तिलक, तो वैसे देखकर तुमने लिख देना है। ठीक है, आ गया समझ में सभी को।
तो पार्ट 1 में जो भी स्वाध्याय दिया गया है वो सब तुमने पेंसिल से अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे पार्ट 2 वर्णमाला का परिचय। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, अनुस्वार। ये भी तुमने ध्यान से सीखना है, अनुस्वार किसे कहते हैं, चंद्र बिंदु किसे कहते हैं, विसर्ग क्या है, संयुक्त अक्षर क्या है, वो सब देखना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अनुस्वार। पिछले पाठ में मैंने बताया है तो वैसे ही इधर भी है। अनुस्वार उस बिंदु को कहते हैं जो किसी अक्षर पर लगाया जाता है, जैसे कंगन, फिर चंचल, डंडा, पंत, रंग, पतंग, बंधन, मुंबई आदि। यानी इन शब्दों में यहाँ अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगाई गई है, यहाँ जो बिंदी लगाई गई है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वर। ओके, अनुस्वार। उसके बाद चंद्र बिंदु। कुछ अक्षरों पर ऐसे वाला है ना, कुछ अक्षरों पर ऐसा चिन्ह लगाया जाता है चांद के जैसा, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। चांद के जैसे जो लगाते हैं हम अक्षरों के ऊपर उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, चांद, नांद, आँख, पाँच आदि। इसके बाद विसर्ग। अक्षर के आगे लगे हुए दो बिंदुओं, यानी किसी भी अक्षर के आगे जो दो बिंदु लगे होते हैं ऐसे, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह जैसा होता है, ह पढ़ते हैं उसे हम। जैसे प्रायः, यहाँ प्राय और य के पीछे दो बिंदी हैं तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रायः। उसके बाद अंतःकरण, अंतःकरण। फिर प्रातः काल, प्रातः काल। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्ताक्षर। यदि किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाए तो उससे संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला च के नीचे एक लाइन है तो वो क्या है, हलंत है, यानी कि च कैसा है, आधा है। च कैसा है, आधा है। अगर लाइन नहीं होती तो वो च पूरा होता। तो आधा च जमा छ क्या बन गया, छ। शब्द क्या है, अच्छा। इसके बाद दूसरा आधा ड जमा पूरा ड, डड, कबड्डी, कबड्डी। इसके बाद तीसरा आधा क जमा य, क्य, क्यारी। चौथा आधा क जमा ट, ट, डॉक्टर। पांचवा आधा क जमा ख, मक्खन। छठा आधा र जमा श, वर्ष। आधा द जमा र, द्र, समुद्र। आठवां आधा ह जमा र, ह्रस्व। इसके बाद हम देखेंगे नुक्ता।
हिंदी में कुछ शब्द, अभी नुक्ता हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि किसी भी अक्षर के नीचे जो बिंदी लगती है उसे हम नुक्ता कहते हैं। कुछ शब्द अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। उचित उच्चारण के लिए ऐसे शब्दों में कुछ अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, इसे हम नुक्ता कहते हैं। ऐसे शब्दों का उच्चारण करते समय गले पर जोर दिया जाता है, जैसे कलम, फिर कागज। अब यहाँ पर ग के नीचे डॉट है, ज के नीचे डॉट है, तो उसे हम ज पढ़ते हैं, ज ग ज, कागज। ठीक है, कागज, आज़ादी आदि। तो जहाँ डॉट लग जाती है थोड़ा वहाँ पर हम गले पर जोर देकर हम उस अक्षर को पढ़ते हैं। अब छठा है चंद्राकार या अर्धचंद्र। कहीं कहीं हम कुछ अक्षरों पर आधा चंद्र लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी हिंदी पढ़ रहे हैं हम, हिंदी भाषा है, लेकिन उसमें भी कुछ अंग्रेजी शब्दों का, इंग्लिश वर्ड्स का भी इस्तेमाल होता है। तो इन शब्दों को हिंदी में सही सही लिखने के लिए हम आधा चंद्र लगाते हैं, चंद्राकार चिन्ह लगाया जाता है, ऐसा। विवृत अ का उच्चारण, अ का उच्चारण आ और ओ के बीच का होता है। जैसे अब ये शब्द दिखाए गए हैं, एग्जाम्पल डॉक्टर, हॉकी, ऑफिस, बॉक्स, है ना। तो डॉक्टर लिखने के लिए हमें डा के ऊपर आधा चंद्र लगाना पड़ता है। हॉकी लिखने के लिए हा के ऊपर आधा चंद्र लगाना पड़ता है। ऑफिस लिखने के लिए भी हमें आधा चंद्राकार चिन्ह लगाना पड़ता है, तभी ये अक्षर, ये जो शब्द हैं, हम सही तरीके से लिख पाते हैं। अब इस पाठ में भी स्वाध्याय दिया गया है ना, स्वाध्याय। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है। कोष्ठक में से, अब प्रश्न नंबर 1 देखो, कोष्ठक में से अनुस्वार वाला उचित अक्षर खाली जगह में लिखो। तो यहाँ पर कोष्ठक यानी क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट में अनुस्वार वाले अक्षर दिए गए हैं। तो यहाँ कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, वहाँ पर हमको फिल करना है, कौन सा कहाँ फिट होता है, कौन सा करेक्ट कहाँ पर आएगा, मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। तो मैंने 2 तुम्हें करके बताए हैं, वैसे तुमने बाकी कंप्लीट करना है। घंटा, डंडा, फिर चौथा क्या हो सकता है, कंचा, 5वां क्या हो सकता है, संतरा, ऐसे तुमने लिखना है। फिर दूसरा, उचित वर्ण पर अनुस्वार लगाकर शब्द फिर से लिखो। यहाँ शब्द दिए गए हैं, अब कौन से वर्ण पर अनुस्वार लगेगा, तो वहाँ पर अनुस्वार लगाकर, अनुस्वार यानी अक्षर के ऊपर बिंदी, तो वो लगाकर शब्द को फिर से लिखना है। मैंने 2 तुम्हें करके दिखाए हैं, तो वैसे तुमने बाकी के कंप्लीट करने हैं। च और पा लिखा है, तो हम क्या करेंगे, च के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, चंपा। फिर दूसरा, क और धा लिखा है, तो क के ऊपर मैंने अनुस्वार लगा दी, तो क्या बन गया, कंधा। तीसरा, ज और जीर, तो ज के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जंजीर, वो तुमने लिखना है। फिर चौथा, सदूक, तो स के ऊपर अनुस्वार लगाओ, संदूक बन जाएगा। तो ये सब तुमने कंप्लीट करना है, डंठल, कंबल। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, कोष्ठक में से चंद्र बिंदु वाला अक्षर चुनकर खाली जगह में लिखो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में चंद्र बिंदु वाले कुछ अक्षर दिए हैं, कौन सा कहाँ फिट होता है वो तुमने लिखना है। 2 मैंने करके बताए हैं, कुआं, दूसरा तांगा, तीसरा क्या है, गला, तो क्या आएगा उधर, बंगला, है ना। ब लिख दिया उधर, चाहे तो बंगला हो जाएगा।
लड़कियाँ लड़कियाँ, फिर अंगूठी, फिर द यानी बूंद, ये पहले वाला आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज, प्रश्न नंबर 4, उचित वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द फिर से लिखो। यहाँ मैंने करके दिखाया है, तो कौन से उस पर चंद्र बिंदु लगानी, वो लगाकर उस शब्द को फिर से लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 5, उचित वर्ण के आगे विसर्ग लगाकर फिर से लिखो। मैंने कैसे एक लिखा है वैसे तुमने भी लिखना है। दुख, ख के पीछे 2 बिंदु लगाओगे फिर से लिखोगे। प्रातः, त के पीछे 2 बिंदु लगाकर फिर से लिखोगे। फिर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अक्षरों में से संयुक्त अक्षर बनाओ और उसका एक एक उदाहरण दो। ये मैंने पूरा कंप्लीट करके दिखाया है इधर, वो तुमने कॉपी करना, लिखना है वैसे ही। प्रश्न नंबर 7, कोष्ठक में से नुक्ता वाला उचित अक्षर रिक्त स्थान में लिखकर शब्द पूरा करो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिए हैं उसमें से कौन सा किस में फिट होता है, वैसे तुमने वर्ड कंप्लीट करने हैं। तो ये सब काम, जो भी होमवर्क तुमको दिए, जो भी काम दिया जाता है वो सब तुमने कंप्लीट करना है, साथ के साथ कंप्लीट करते जाओ। ओके। और इसके बाद ये है हमारा निबंध। अभी तक हमने एक भी निबंध नहीं लिखा है, तो तुमने 100 पेजेस की एक नोटबुक बनानी है। कितने पेजेस की? 100 पेजेस की। और उसमें राइट साइड के पेज पर लिखना है। सबसे पहले ऊपर लिख लो कंपोजिशन बुक हिंदी, ईयर लिखो, और उसके बाद आगे के पेज पर वो नोटबुक ओपन करके राइट साइड के पेज पर तुमने लिखना है सबसे पहला निबंध वर्षा ऋतु। कौन सा निबंध लिखेंगे हम सबसे पहले? वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। तो तुमने लेफ्ट साइड के पेज पर नहीं लिखना है, लेफ्ट साइड का पेज ब्लैंक छोड़ना है। वहाँ पर तुम वर्षा से रिलेटेड कोई भी चित्र बनाओगे। आया समझ में? बूंदें, क्लाउड्स, पीकॉक या बहुत सारे ग्रीनरी, फिर मेंढक, कुछ भी तुम बना सकते हो। अम्ब्रेला, कुछ कोई बच्चे बारिश में भीगते हुए, बारिश में खेलते हुए। तो जो तुम्हारे मन में आए बारिश से संबंधित कोई भी चित्र तुमने लेफ्ट साइड के पेज पर बनाना है। और यहाँ जैसे मैंने दिखाया है वैसे तुमने वर्षा ऋतु का निबंध यहाँ से देखकर अपनी निबंध बुक में लिख लेना है, 100 पेजेस की नोटबुक में। ठीक है, यहाँ मैं पूरा एक बार पढ़कर बता देती हूँ, वैसे ही तुमने लिखना है। गर्मी के मौसम के बाद, फर्स्ट लाइन क्या है? गर्मी के मौसम के बाद वर्षा ऋतु आती है, पूर्ण विराम। इसलिए पूर्ण विराम यानी क्या? फुल स्टॉप। इसलिए वर्षा ऋतु बहुत सुहानी लगती है। यहाँ तुम पूर्ण विराम नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, इसलिए यहाँ पर 2 सेंटेंस को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ह के बाद पूर्ण विराम मत लगाओ। ये जो पूर्ण विराम यहाँ दिया है उसको तुमने कट कर देना, वो नहीं लगाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है, किसान खुश हो जाते हैं, नदी नाले सब भर जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, छोटे बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करना है, जैसे यहाँ दिखाया है। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सब बहुत खुश हो जाते हैं। मोर खुश होकर नाचने लगते हैं। मेंढक टर टर की आवाज़
करते हैं। पानी बरसने की रिमझिम आवाज़ सचमुच बहुत अच्छी लगती है। तो ये कंपोजिशन तुमने अपनी कंपोजिशन बुक में लिखना है। फिर से मैं थोड़ा सा जूम करके तुम्हें दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई दे कि किस तरह से लिखना है। ठीक है। यहाँ बड़े अक्षर दिखाई दे रहे हैं, अभी तुम आराम से देखकर लिख सकते हो। ठीक है। स्लोली स्लोली मैं इसे मूव करूँगी। ठीक है। यहाँ से देखकर तुमने लिखना है और सुंदर चित्र बनाना है लेफ्ट साइड के पेज पर। और उसे तुम कलर भी कर सकते हो, पेंसिल कलर या वैक्स का जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है वो तुम कलर कर सकते हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, यहीं हम स्टॉप करेंगे।